हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस संसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में जस्ट बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हमारा नीट 2024 का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। उसी की फर्स्ट क्लास आज हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड होने वाला है 11th NCERT का। इस सीरीज़ में मैं आपको बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स कराऊंगी एंड उसके साथ साथ आपको इसका सोल्यूशन एंड इसके टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ का हमारा नाम है बीइंग अ डॉक्टर। वन डे यू विल बी अ डॉक्टर एंड गुड डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्नेस्ट मायर के बारे में। अर्नेस्ट मायर, जिनका बर्थ हुआ था 5 जुलाई 1904 में। कहाँ पर यह हुआ था? केम्पटाउन के जिम। डार्विन को, इनको हम 20th सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। ठीक, अर्नेस्ट मायर को हम 20th सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। रिसर्च की थी इन्होंने, किस किस पर रिसर्च की है? इन्होंने ऑर्निथोलॉजी पर की है, टैक्सोनॉमी पर की है, जू जियोग्राफी पर, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। आपको इसमें याद ये रखना है कि इनका बर्थ क्या है और इनको 20th सेंचुरी का डार्विन। ये मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है नीट का। डेफिनेशन दी थी इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की, ये याद रखना है आपको। अर्नेस्ट मायर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दीज आर दी अर्नेस्ट मायर। इसकी पिक 11th के फर्स्ट चैप्टर के ही लेफ्ट साइड पेज पे दी हुई है। इन्होंने 3 प्राइज़ जीते थे बायोलॉजी में, इसीलिए इनको कहा जाता है विनर ऑफ ट्रिपल क्राउन। वो प्राइजेस क्या है, किस किस फील्ड में इन्होंने विन किए हैं, वो आप चाहे तो NCERT से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इतने ज़रूरी है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो व्हाट इज़ लिविंग? चैप्टर का नेम ही है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि आज हम स्टडी करने वाले हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग है क्या? व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोडक्शन, और वो अपने आपस के आसपास के एनवायरनमेंट में और आपस में कॉन्शियसनेस शो करते हैं, यानी कि वो सेंस कर पाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को या किसी भी स्टिमुलस को। Metabolism, ability to self-replicate and self-organization. These are the some properties of living organisms, and these are the some examples of living, like tiger, plant, spider, mushroom, bird. These are the living things, and these are the some non-living things. Maybe you know very well about this. So these are the some other characteristic of living, like movement, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेते हैं। ठीक। सेंसिटिविटी जिसे हमने कहा अभी कॉन्शियसनेस, कि वो किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी रखते हैं, कि उन्हें पेन, खुशी, दुख, यही सब चीज़ें होती हैं। जैसे न्यूट्रिशन, सभी लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सक्रीशन, वो न्यूट्रिशन लेते हैं तो एक्सक्रीट भी करते हैं। एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। रिप्रोड्यूस भी करते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी मोर और लेस सिमिलर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। एंड ग्रोथ, सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी शो करते हैं। आपको याद रखना है कि कौन से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो किसी लिविंग में मिलती हैं, अदरवाइज अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं, लेकिन कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनके बिना अगर वो कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अगर वो प्रॉपर्टीज़ किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी तो हम किसी भी बिना डाउट के उसको नॉन लिविंग बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम आगे स्टडी करेंगे तब आपको कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ सभी लिविंग में मिलती हैं, सही है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ का किसी भी लिविंग थिंग में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी ग्रोथ। 4 प्रॉपर्टीज़ NCERT में दी गई हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ परमानेंट।
एंड इरिवर्सिबल। परमानेंट यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो चुका है, ठीक, अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि वो वापस से छोटा हो जाएगा, वो वापस से छोटा हो जाए, ठीक, ऐसा नहीं होगा। वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार जो हो चुका है वो हो चुका है, वो वापस से बैक नहीं आ सकता, ठीक। फिर है रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ रिजल्ट होता है सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में ही इनका जिक्र है और इनका नीट में क्वेश्चन भी आया है। सबसे पहला इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक, इंक्रीज इन मास ऑफ सेल, किसी भी सेल का साइज इंक्रीज होना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ये सेल है, ये ग्रोथ होने से पहले अपना साइज इंक्रीज करेगी, देन जा कर के डिवाइड करेगी, ठीक। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सो दिस सेल इज ग्रो देयर मास, नाउ दिस इज द ग्रोथ फेज एंड डिवाइडेड इनटू टू टोटल सेल्स, दिस इज द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। एक सेल से दो सेल का बन जाना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है। जैसे कि ये एक सेल ग्रोथ की है और ये आगे चल के डिवाइड हो चुकी है, एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, दिस इज द सेल डिवीजन। प्लांट शो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो उनकी पूरी ज़िंदगी होती रहती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है, हम उसकी कटिंग कर दें वो फिर से ग्रो हो जाता है, फिर कटिंग कर दें फिर ग्रो हो जाता है। लेकिन एनिमल्स में या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ह्यूमंस वगैरह में अगर हम बात करें, ग्रोथ सिर्फ एक सर्टेन एज तक होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं कि हाइट जो इंक्रीज़ होती है वो 20 to 22 ईयर्स तक आपकी इंक्रीज़ होगी, अदरवाइज उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी, वो एक कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी you know that, if you not I will। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, लाइक दिस इज द सिंगल सेल एंड दिस सेल इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस एंड टेक देयर न्यूट्रिशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सभी के लिए कैपेबल है ये सेल। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक एग्जाम्पल है इसका अमीबा, ठीक, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, इसको हम आगे जिक्र भी करेंगे। फिर अनदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, दिस इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमंस, प्लांट्स, ईटीसी, ठीक। किसी भी अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनियम होते हैं। सिनोनियम यानी कि हम इन दोनों को डिफाइन अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते हैं। कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसका मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी यहाँ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, दिस इज, ठीक। चलिए, लाइक ये कोई सेल है, ठीक, दिस इज द सेल, ये साइज में ग्रो हुई एंड डिवाइड कर गई, ठीक। सो ये ग्रो होने के साथ ही डिवाइड कर जाती है, ये कभी भी ग्रो होकर के ऐसे ही कंटिन्यूसली नहीं बनी रहेगी, ये ग्रोथ होते के साथ ही डिवाइड कर जाएगी। इसी को हम कहते हैं ग्रोथ इज द सिनोनियम इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म with reproduction. Growth and reproduction is the synonym in the single-celled organism. So, growth also shown by the non-living. So, growth is not a defining properties of living organism. जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ सभी लिविंग थिंग से मिलती हैं, लेकिन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका किसी भी लिविंग थिंग में पाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको मैं एक बात से और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ, ग्रोथ को हमने कहा है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि ग्रोथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक पहाड़ है, ठीक है, ये कोई बर्फ़ का या कोई सैंड का पहाड़ हो सकता है, ठीक, वही आइस या सैंड का कोई पहाड़ हो सकता है। जब इस पर और ज़्यादा बर्फ़ या सैंड आकर के जमा होता है तो ये ग्रोथ करता जाता है, और हर साल हिमालयन जो हिल जो होता है वो भी हर साल ग्रोथ को शो कर रहा है, ठीक। सो ये, लेकिन हम इस हिल को लिविंग तो नहीं कह सकते, बट ये ग्रोथ को शो कर रहा है। ग्रोथ है क्या? इंक्रीज इन मास। सो यहाँ इंक्रीज इन मास तो हो रहा है, सो हम कह सकते हैं, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सो यहाँ पर जो
कोई भी सैंड पार्टिकल या आइस पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज़ वाई ही विल ऑल्सो शो ग्रोथ। बट अगर हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई प्लांट है, ये ग्रो हो रहा है साइज में और ये कंटिन्यूसली ग्रो होता ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, वो भी ग्रोथ को शो कर रहा है, लेकिन ग्रोथ किसी नॉन लिविंग थिंग के थ्रू भी शो की जा रही है। सो ग्रोथ को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में मिल सकती है, ठीक है, वो कहते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी लिविंग में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन किसी किसी नॉन लिविंग में भी देखने के लिए मिलती है, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग की, ठीक है, वही होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के वो सिर्फ लिविंग में ही मिलेगी। अगर ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग में ही मिल रही है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई, अदरवाइज किसी लिविंग में नहीं मिल रही तो वो लिविंग ही नहीं है। एग्जैक्ट मे बी आपको समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो shown by non-living objects, यही मैंने आपको बताया। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ लाइक बेबी ग्रो हुआ एंड इन्फांट एंड देन एडल्ट, ठीक। सीड्स, सीडलिंग्स, प्लांट्स, एग्स, चिक एंड देन हैन। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि ये कोई पहाड़ है जिसमें ग्रोथ हो रही है, बट these are the not living. थर्ड प्रॉपर्टी इज नहीं, सेकंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने ही जैसी या अपने से थोड़ा बहुत अलग या सेम जैसी प्रोजेनी को बनाना, यानी कि अपने बच्चों को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि दोबारा प्रोडक्शन, जो बना हुआ है उसी को ही दोबारा से बनाना रिप्रोडक्शन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं, यीस्ट एंड हाइड्रा। यीस्ट इज द सिंगल सेल्ड, बट बडिंग हाइड्रा में एंड रिजेनरेशन हमें देखने के लिए मिलता है प्लेनेरिया में। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइक अमीबा, एल्गी, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स नॉट शो रिप्रोडक्शन, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करती हैं, बट सम लिविंग ऑल्सो नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वी कैन नॉट से रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की जगह हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। सो रिप्रोडक्शन किसी भी कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, कुछ जिसे कहते हैं कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कोई मेल बाप नहीं बन सकता है, दिस इज द स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, ठीक। एंड कपल नॉट वांट टू बेबी एंड एनी कपल दे डोंट वांट टू बेबी एनी। सो दिस इज, हम उनको नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते, रिप्रोड्यूस कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स लिविंग में ही देखने के लिए हमें मिल रही है, ठीक। लेकिन कुछ लिविंग ऐसे भी हैं जिसको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल थर्ड माई प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म सर्टेन टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती ही होती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हुए हैं? केमिकल से बने हुए हैं। अभी आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। भाई वो सेल भी तो किसी चीज़ से मिलकर के बनी हुई है ना, सेल भी तो किसी बेसिस पे जिंदा है। वो बेस क्या है? वही इस केमिकल का ही बेस है, ठीक। इन केमिकल से मिलकर के बनती है सेल, और इन्हीं सेल से मिलकर के बनता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, दिस केमिकल्स आर स्मॉल एंड बिग, ठीक। ये छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं और बिलोंग कर सकते हैं वेरियस क्लासेस से, ठीक। एंड साइजेस इनके अलग अलग हो सकते हैं, उनके फंक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। आर बीइंग मेड कॉन्स्टेंटली चेंज इनटू देयर अदर बायोमोलिक्यूल्स। सो
मेटाबॉलिज्म है क्या? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरीके के केमिकल से मिलकर के बने हैं, और ये केमिकल्स साइज में छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग साइज से, और अलग अलग इनके फंक्शन हो सकते हैं। और ये कॉन्स्टेंटली लगातार किसी अदर बायोमोलिक्यूल में चेंज होते रहते हैं। बायोमोलिक्यूल, बायो मीन्स लाइफ, एंड मोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल जो किसी लिविंग के अंदर मिलता हो, बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं। ये कभी किसी में टूट रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है। ठीक, यही है मेटाबॉलिज्म। ठीक, these conversion are chemical reaction or called metabolic reactions. There are thousands of chemical reactions occur simultaneously inside the all living organism, unicellular as well as multicellular. ठीक, ये मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सभी में देखने के लिए मिलती हैं। और ये थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक साथ ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो मोर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दिखने में तो बड़े सिंपल होते हैं, एक ही सेल से बने हुए हैं, आपको भी देख करके लगेगा कि बड़े ही सिंपल है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल आप मुझे बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको हर तरह के इन्वायरमेंट में देखने के लिए मिलते हैं, और वो हर तरह के इन्वायरमेंट में कैसे रह पाते हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने के लिए हमें उनमें मिलता है। ठीक है, उनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। सो लाइक प्लांट एंड ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस को ही देख लें, कोई ह्यूमंस ऐसा नहीं है कि वो हर जगह देखने के लिए मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ह्यूमन बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में नहीं ग्रो कर सकते। ठीक, आग में नहीं ग्रो हो सकते हैं, एसिड में ग्रो नहीं हो सकता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन बैक्टीरिया एसिड में भी मिलते हैं, सॉल्ट में भी मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में भी देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। सो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो मोर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि उनमें बहुत सारे टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं मेटाबॉलिज्म में ही, जिसकी वजह से वो अपनी हैबिटेट डाइवर्सिटी शो कर पाते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनी एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो मेटाबॉलिज्म को शो ना करता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म को शो करता ही करता है। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. So these are the some chemical reactions: fatty acids, glucose, amino acids. ठीक, these are the कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिक पाथवे का मीनिंग होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन होना। ठीक, एंड एक होता है आपका एनाबोलिक पाथवे। एनाबोलिक पाथवे का मीनिंग होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक का मीनिंग होता है फॉर्मेशन होना। ठीक, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, जैसे कि सम अमीनो एसिड्स कैटाबलाइज एंड फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक, इसी तरीके से दिस आर द सम केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, इनको ही हमने कहा है मेटाबॉलिज्म। मे बी आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए लास्ट आगे बात करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है कि किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में आपका रिस्पॉन्स होना। अभी स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा, चलिए इसको हम अभी, ये रही आपकी डेफिनेशन। स्टिमुलस इज द डिटेक्टेबल चेंज। पहले मैं इसको आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि आप इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं कि अभी सर्दी है, तो आपने स्वेटर्स निकाल करके पहनी, तो उस टेम्परेचर ने आपको एक स्टिमुलस दिया है कि आप अपने स्वेटर निकाल करके पहने हैं। फॉर एग्जांपल, अभी गर्मी का मौसम है, तो अभी टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो आपको स्टिमुलस मिल रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इज द स्टिमुलस ऑफ द, सो टेम्परेचर इज द स्टिमुलस। ठीक, लाइक टेम्परेचर की तरह और भी स्टिमुलस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बर्नर है जो कि गर्म है, आपने उसको टच किया और आपने एकदम से हाथ को पीछे कर लिया, तो वो उसका जल जाना भी वो स्टिमुलस है। आपको कोई लाइट परेशान कर रही है, वो लाइट भी स्टिमुलस है, जिसके रिस्पॉन्स में आप कोई एक्शन लेते हो, वो एक स्टिमुलस होता है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना होता है, कि आप किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या अपने आसपास के चारों ओर किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक, ये स्टिमुलस बायोलॉजिकल होता है। फॉर एग्जांपल, किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया, ठीक,
केमिकल, कोई केमिकल आपके ऊपर गिर गया फिजिकल, या किसी ने आपको कोई ऑल पिन या पिन चुभा दिया है। सो ये दीज आर द स्टिमुलस कि जिनकी वजह से आपने कोई ना कोई सर्टन रिस्पॉन्स दिया है। सो स्टिमुलस की ये रही साइंटिफिक डेफिनेशन। स्टिमुलस इज अ डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक, दैट विच इंटरनल या हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और एक्सटर्नल भी हो सकता है। दैट विच इन्फ्लुएंस और कॉज टेम्परेरी इंक्रीज ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारी कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती है। सॉरी, मैंने पहले साइकोलॉजिकल कहा है, फिर साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और रिस्पॉन्स इन वोल ऑर्गेनिज्म और यानी ऑफ इट्स पार्ट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट हिलना, जैसे कि आप कहीं खड़े हैं और आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाए तो आप पूरे तो नहीं हटेंगे ना, तो फ़ौरन से उस हाथ को ही हटाएंगे, देन आप जा करके पूरे हटते हैं वहाँ से। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ठीक, सभी प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं ये मुझे आप बताएंगे, मे बी इनको आप पढ़कर आ चुके हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, सभी ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। ठीक है, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन दी प्रोकैरियोट्स एंड ऑल unicellular and or as well as prokaryote multicellular organism include in the prokaryotes यूकैरियोट्स। ठीक, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स में स्टडी करते हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोट्स में स्टडी करते हैं। सो प्रोकैरियोट्स में कोई भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, लेकिन यूकैरियोट्स में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। सो आप मुझे इसमें फ़र्क बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड होने वाले यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स में इंक्लूड होने वाले यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। Human being is the only organ that which is self conscious. Self conscious means self conscious के ह्यूमन अपने आप को बनाना संवारना जानता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप अपने आप को देखते हैं, कॉम करते हैं, मिरर में देखते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं, आपकी ड्रेस कैसा है, आपका ड्रेसअप, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं, सर में कंघा करते हैं, वॉश बाथ ना जाने क्या क्या। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बाहर जाने से पहले अपने आप को इस तरीके से बनाता संवारता हो। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने सर में कंघा कर रहा है, इस तरीके से कोई भी नहीं है एक्सेप्ट ह्यूमन। सो इसी को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करता है। ठीक, these are the some examples of stimuli. Stimuli is the plural and stimulus is the singular word. These are the some chemicals and environment and pain, sound, heat, and plant also respond to stimulus. For example, sunlight के presence में प्लांट का सनलाइट की ओर मूव करना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सनफ्लावर जो होता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर सूरज की रोशनी की ओर मूव करता है। ठीक, वो आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे अदरवाइज सभी प्लांट्स स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। आई होप you understand these topics. Please subscribe and share this video. Thank you.